So we'll start with a very quick recap of what we have learned in the last session. अगर आपको याद होगा नहीं, याद होना चाहिए that we have started off with second part of kinetic theory of gases and radiation, that is radiation. अभी मैं बहुत क्विकली फटाफट से हमको रिवाइज करना पड़ेगा what we have seen so far. तो रेडिएशन ये वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ये तो पता होना चाहिए. तो रेडिएशन इज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच अ बॉडी कंटिन्यूसली इमिट्स एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर. तो यहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से बॉडी के सरफेस से एनर्जी इमिट होता है, जिसको तुम बोलते हो थर्मल एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी. याद रखना, एनर्जी इमिटेड इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी. गुड. देन रेडिएशन is a mode of transfer of heat which does not require a material medium. तो material medium की जरूरत नहीं होती यहाँ पे. It is the fastest mode of transfer of heat, etc. etc. फिर हमने देखा था जब ये रेडिएशन मतलब थर्मल एनर्जी किसी एक सब्सटेंस पे मतलब मैटर पे इंसिडेंट होगा तो वो मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा. सो इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर हमने देखा था. तो वी हैव सीन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर. सो लेट अस से हमारे पास एक सरफेस है, वी हैव सम सरफेस. इस सरफेस पे जब रेडिएशन इंसिडेंट होगा, रेडिएशन इंसिडेंट होना मतलब रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होना, तो पार्ट ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, लेट अस से टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट इज क्यू. इसका एक पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्ट, तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड इज क्यू आर. एक पार्ट हो जाएगा ट्रांसमिट, so one part of it will be transmitted and the part which is transmitted इसको मैं बोलता हूँ QT, and a part of this radiant energy will be absorbed. So part of this energy will be absorbed, उसको बोल देता हूँ QA. So in interaction of radiation with matter, part of the thermal energy is reflected, part of it is transmitted and part of it is absorbed. So total thermal energy is equals to QA plus QR प्लस QT. फिर Q से डिवाइड कर दिया था हमने, तो 1 इक्वल्स टू QA बाई Q प्लस QR बाई Q प्लस QT बाई Q. QA बाई Q इज द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू दैट ऑफ थर्मल एनर्जी इंसिडेंट, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. QR बाई Q इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू दैट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. And QT by Q is the ratio of amount of energy transmitted to that of energy incident, उसको बोलते हैं coefficient of transmission. QA by Q को डिनोट करते हैं A से, QR by Q को बोलते हैं R और QT by T को बोलते हैं T. तो 1 equals to A plus R plus T. Good. So sum of all the coefficients is 1. अब based on the values of coefficients of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission, we have seen 4 types of substances. तो इसका अगला टॉपिक जो हमने देखा था वो था types of substances on the basis of coefficient of absorption, coefficient of reflection and coefficient of transmission. जो पहला टाइप का सब्सटेंस देखा था उसको बोलते हैं डायएथरमिनस. डायएथरमिनस होता है ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी पास हो सकता है. तो ट्रांसपेरेंट है मतलब ये ना एब्जॉर्ब करेगा ना ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये पूरा का पूरा एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा. तो A की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0, तो T की वैल्यू आ गई 1. देन यू हैव सेकंड टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज एथरमिनस. एथरमिनस सब्सटेंस इसका अपोजिट होता है, ये ट्रांसमिट नहीं करता है, ये एनर्जी को पास नहीं होने देता है, मतलब ये ओपेक है. ओपेक तो जितना भी एनर्जी इंसिडेंट होगा या तो वो एब्जॉर्ब होगा या फिर वो रिफ्लेक्ट होगा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा. तो T की वैल्यू 0, A प्लस R की वैल्यू 1. फिर हमने देखा था इसके बाद यू हैव समथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट रिफ्लेक्टर. परफेक्ट रिफ्लेक्टर एज अ नेम में ही सब कुछ है, नाम ही बता रहा है. सो एज द नेम टेल्स यू such kind of materials will reflect all the radiant energy incident on it. ना वो एब्जॉर्ब करेगा ना वो ट्रांसमिट करेगा, तो A0 और T0. फिर हमने देखा था फोर्थ टाइप ऑफ सब्सटेंस विच यू कॉल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर. और परफेक्ट एब्जॉर्बर को तुम ब्लैक बॉडी भी बोलते हो, तो यू ऑल्सो कॉल दिस एज ब्लैक बॉडी.
ब्लैक बॉडी। गुड। तो ब्लैक बॉडी के केस में ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, मतलब जितना भी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा का पूरा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ना रिफ्लेक्ट हुआ ना ट्रांसमिट हुआ। तो a body which absorbs all the radiant energy incident on it is called as perfect absorber or a black body। फिर मैंने आपको ये बताया था कि नेचर में परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग एक मटेरियल होता है लैम्प ब्लैक विच कैन एब्जॉर्ब 98% ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हुआ उसका 98% वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हम उस लैम्प ब्लैक मटेरियल को यूज करके एक प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बना लेते हैं विच इज कॉल्ड एज फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये फेरिस ब्लैक बॉडी क्या होता है वापस समझ लो एक बार, वो सिंपल है। इट इज अ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। आपके पास एक डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर है, तो यू हैव अ डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर, डबल वॉल्ड हॉलो स्फीयर जिसका जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस ऑफ विच इज निकेल और सिल्वर पॉलिश्ड। तो इसका जो बाहर का सरफेस है वो सिल्वर या निकेल पॉलिश किया है, बाहर का सरफेस इट इज निकेल और सिल्वर पॉलिश्ड। और जो इनर सरफेस था कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। तो यहाँ पे लैम्प ब्लैक का कोटिंग है, लैम्प ब्लैक कोटेड, करेक्ट। देन देयर इज अ स्मॉल एपर्चर हियर, एपर्चर ही ब्लैक बॉडी है। तो एपर्चर इसमें से इस पे थर्मल एनर्जी इंसिडेंट होता है। और एपर्चर को अपोजिट टू एपर्चर यू हैव अ कोनिकल प्रोजेक्शन। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि कोनिकल प्रोजेक्शन का काम क्या है। कोनिकल प्रोजेक्शन का काम सिर्फ जो थर्मल एनर्जी आ रहा है उसको अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है। सो द रोल ऑफ कोनिकल एपर्चर इज जस्ट टू डाइवर्ट द थर्मल एनर्जी। पहला रिफ्लेक्शन डायरेक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट जगह पे नहीं होने देना, दैट इज द ओनली रोल ऑफ दिस कोनिकल एपर्चर। तो यहाँ पे कोनिकल एपर्चर विल डाइवर्ट द थर्मल रेडिएशन इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो पहला रिफ्लेक्शन जब होगा तो 98% ऑफ द एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब, बचा हुआ 2% विल बी रिफ्लेक्टेड इन सम अदर डायरेक्शन। तो 2% का 98% इट विल बी एब्सॉर्ब, बचा हुआ 2% विल बी रिफ्लेक्टेड। So after multiple reflection, total energy is absorbed and hence क्योंकि एनर्जी इंसिडेंट किस पे हुआ, एपर्चर पे, तो एब्जॉर्ब किसने किया, एपर्चर ने, इसलिए एपर्चर को क्या बोलते हो, ब्लैक बॉडी। ये पूरे बॉडी को ब्लैक बॉडी नहीं बोलते, सिर्फ एपर्चर को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और बाय द वे ये जो हॉलो रीजन है इट इज इवैक्यूएटेड मतलब वैक्यूम बनाना। क्यों वैक्यूम बनाना, क्योंकि इमेजिन अगर यहाँ पे कोई सॉलिड होता तो वो कंडक्शन के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर देता, क्योंकि सॉलिड्स में कंडक्शन होता है। तो वी डोंट वांट एनर्जी टू कम इनसाइड फ्रॉम एनी अदर पार्ट, वी आल्सो डोंट वांट एनर्जी टू गो आउट। तो इसके लिए इसको हमको वैक्यूम करना पड़ता है सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो दैट वाज ऑल अबाउट फेरिस ब्लैक बॉडी। इसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव डिफाइंड समथिंग कॉल्ड एज एमिसिव पावर। ये लिंक है तो याद रहता है कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो इमिसिव पावर क्या था, इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इमिसिव पावर ये हम लोग जनरल डेफिनेशन बना रहे हैं, मैंने ब्लैक बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी कुछ नहीं बोला, फॉर अ गिवन बॉडी। वो बॉडी ब्लैक भी हो सकती है, वो बॉडी जो है वो ऑर्डिनरी बॉडी भी हो सकती है। सो इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। एक बॉडी से एक गिवन टेम्परेचर पे यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी रेडिएंट एनर्जी इमिट हुआ उसको बोलते हो इमिसिव पावर। इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको तुमने बोल दिया ई, इमिसिव पावर। और इमिसिव पावर ही होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इमिसिव पावर का डेफिनेशन, सिर्फ डिफरेंस क्या है, फिर बोला कि सर अलग नाम क्यों दिया। देखो इंटेंसिटी भी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन इंटेंसिटी तुम नॉर्मली लाइट के लिए यूज करते हो। लाइट इज नॉट थर्मल,
तो वहां पे तुमने बोला एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यहाँ तुम बोल रहे हो रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी ही है, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिक्टली एनर्जी, कौन सी एनर्जी, रेडियंट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। तो इमिसिव पावर इज नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बट फिर हमने ऐसा यूनिट देखा था, ये होता है जूल में, टाइम होता है सेकेंड्स में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है वैट, तो वैट पर मीटर स्क्वायर। अब जो यूनिट्स है पता क्यों होने चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यूनिट्स, क्योंकि कभी कभी मतलब क्वेश्चन में तुमको थोड़ी बताएंगे एमएससी पावर है, तुमको नंबर दे देंगे साथ में यूनिट बता देंगे, तो यूनिट से समझ जाओ कि क्या है, एमएससी पावर है। गुड, राइट। इसके बाद हमने देखा था कि इमिसिव पावर 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द सराउंडिंग, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। नेचर ऑफ द बॉडी क्यों, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के लिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरे पास दो स्फीयर है ऑफ द सेम रेडाई, रेडियस से मतलब वॉल्यूम से मतलब सरफेस एरिया सेम, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम, इन द सेम सराउंडिंग, सराउंडिंग भी सेम, लेकिन एक कॉपर है और एक मान लो आयरन है, तो विल दे emit same amount of energy per unit time per unit area? No, that is why you need to remember that emissive power depends on the nature of the body. Number 2, it depends on the nature of the surrounding. तो मैंने तभी भी एग्जांपल दिया था, मैं वापस बता देता हूँ, डजंट मैटर, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये आज का नहीं पता होगा, मतलब कल का नहीं पता होगा तो आज का समझेगा ही नहीं आगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल दिस बेसिक थिंग्स। मेरे पास अगर दो बॉडीज है सेम, सेम मटेरियल, सेम साइज, सेम टेम्परेचर, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ एक चीज सेम नहीं, सराउंडिंग। एक बॉडी को तुमने रख दिया थोड़ा सा कम टेम्परेचर में, एक को रख दिया विद सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर, विल दे इमिट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? नो। इसलिए नेचर ऑफ द सराउंडिंग भी मैटर करता है। उससे रिलेटेड एक लॉ आएगा अब भी आज, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। गुड। इट डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एमिसिव पावर, एंड इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। इसके बाद हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अभी जो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसको हम दो अलग अलग टाइप से देखेंगे। नंबर 1, हमारे पास एक सिंगल बॉडी है, जब मैं यहाँ पे बॉडी बोल रहा हूँ मतलब यहाँ पे मैं ब्लैक बॉडी बोल रहा हूँ, तो वी हैव अ ब्लैक बॉडी विच इज केप्ट एट सम टेम्परेचर, और हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ पे, एट डिफरेंट वेवलेंथ, हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब इमिसिव पावर। तो हमने क्या किया, हमने एक बॉडी लिया ब्लैक बॉडी, उसका कुछ टेम्परेचर है, सम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एंड इट इज इमिटिंग रेडिएंट एनर्जी, और अलग अलग वेवलेंथ पे वी आर मेजरिंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सो वी आर basically plotting a graph of emissive power as a function of wavelength, as a function of wavelength। तो हमको यहाँ से 3 या 4 ऑब्जर्वेशन निकालते आएंगे, तो ग्राफ ऐसा आता है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इट इज सीन दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बढ़ रहा है। ओके, देन फिर क्या हुआ, at for a particular value of wavelength lambda max, the intensity of radiation becomes maximum, and with further increase in wavelength और बढ़ाया तो intensity of radiation decreases। correct। और एक last is the total energy emitted by the black body is given by area under the curve। तो सारे वेवलेंथ मिला के टोटल एनर्जी कितना बॉडी ने इमिट किया, इट इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस थे। नंबर वन, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। नंबर 2, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, इट रीचेस, मतलब द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिकम्स मैक्सिमम, विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ intensity of radiation decreases, and area under the curve gives a total amount of energy emitted
by the body at all the wavelengths. ये था आपका सिंगल ग्राफ का ऑब्जर्वेशन. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसा कर सकते हो, यू टेक डिफरेंट सोर्सेस और आप अलग अलग सोर्सेस को अलग अलग टेम्परेचर पे रख के, मतलब बेसिकली आइडिया यहाँ पे ये है, थोड़ा स्लो डाउन कर देता हूँ मैं. ऐसा है, मैंने एक बॉडी के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर किया एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. मैंने दूसरी बॉडी के लिए भी किया, लेकिन दूसरे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रखा था. फिर तीसरे बॉडी के लिए भी सेम चीज़ किया एट इवन हायर टेम्परेचर. फिर चौथी बॉडी के लिए भी किया एट इवन हायर टेम्परेचर. तो 4 ग्राफ बने और चारों को मैं एक सिंगल ग्राफ पे दिखा रहा हूँ. दैट इज द आइडिया. सो व्हेन आई शो 4 different graphs on a single graph, I see something like this. ये मान लो 1000 केल्विन के लिए है, फिर 2000 केल्विन के लिए देखा तो द नेचर रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स नॉन यूनिफॉर्म. सो इट इज सीन दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ग्राफ का नेचर सेम ही आ रहा है. The nature of the graph is same, मतलब energy distribution remains non-uniform. It continues to be non-uniform. Good. तो ये सिर्फ इतना है कि अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर किया है एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. सो वी आर डूइंग दिस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. ओके, ऐसा आ गया. तो पहला ऑब्जर्वेशन तो मैंने बता दिया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म. दूसरा ऑब्जर्वेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, the wavelength at which intensity of radiation peaks, मतलब lambda max shifts to the left. The peak of, ऐसा लिखा है नोट्स में, the peak of E lambda versus wavelength versus lambda, right? The peak of E lambda versus lambda shifts to the left. So as you can see, तो ये जो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का पीक आ रहा है वो लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रहा है. ये था आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन. तीसरा था, द टोटल एनर्जी इमिटेड इज हायर एट हायर टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ रहा है, और एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? टोटल एनर्जी इमिटेड. मतलब हायर द टेम्परेचर, हायर इज द एनर्जी इमिटेड. पक्का? श्योर. तो यहाँ तक कल हमारा हुआ था. अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से एक लॉ बनता है जिसको तुम बोलते हो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो वी विल स्टार्ट विद वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ टुडे. So what is this Wien's displacement law? It is very simple. Wien's displacement law. पहली बात तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जब तुम डिस्प्लेसमेंट बोलते हो तो नॉर्मली तुम मोशन की बात करते हो, तो यहाँ पे कोई मोशन नहीं है. फिर डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ पीक शिफ्ट हो रहा है टू द लेफ्ट, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. मतलब पीक इज शिफ्टिंग टू द लेफ्ट. यहाँ पे कोई फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं है इधर. ओके, तो एज सीन हमारा जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था यहाँ से क्या था? द पीक ऑफ ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो एज सीन द वेवलेंथ at which intensity of radiation peaks, मतलब मैक्सिमम आएगा वहां. पीक्स इंक्रीजेस तो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. सो द वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग. द वेवलेंथ एट विच इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पीक्स डिक्रीजेस with increase in temperature. मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि जो लैम्डा मैक्स है वो टेम्परेचर को इनवर्सली रिलेटेड है. तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज हायर द टेम्परेचर लोअर इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स. तो आपको मिल गया यहाँ से लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू b/t, वेयर b इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं. आई बेटर कॉल इट एज वीन्स कांस्टेंट. और ये जो b है
ये बी आपको मिल जाएगा लैम्डा मैक्स इंटू टी, और ये जो बी है इसकी वैल्यू आती है 2.89 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। क्या आता है? मिली केल्विन। नहीं आता है मिली केल्विन, वो मीटर केल्विन है। वेवलेंथ इज लेंथ, तो मीटर, और टेम्परेचर इज केल्विन। मैं ये जानबूझ के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम में गलती करके आते हैं, इसको मिली बोल देते हैं, 10⁻³ और -3 -6 हो गया। वेवलेंथ इज लेंथ, तो मीटर है, और ये केल्विन है, तो डायमेंशनली स्पीकिंग इट इज L1 θ1। लेंथ इज L1, टेम्परेचर इज थीटा, तो L1 θ1। ओके, तो ये मिली केल्विन नहीं है, ये मीटर केल्विन है। क्या है ये? मीटर केल्विन। गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का याद रहेगा। अभी इसी को तुम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे तुमने यहाँ बोला एज सीन द वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पीक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी को तुम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, जो नोट्स में लिखा है। देखो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, पढ़ो। It states that the wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature। ठीक है, तो मैं अभी लिखूंगा नहीं। It states that the wavelength at which the emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature। गुड, तो वो हो गया आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके बाद आपको अगला टॉपिक अगर समझना है तो उससे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। लेकिन किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन समझने से पहले तुमको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होता है बताना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिनोटेड बाय स्मॉल e। अब तक हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफाइन कर चुके हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर चुके हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। अब डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। पहले तो बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ लो, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन अगर हो गया, राइट, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन समझेगा ही नहीं। जब तुम कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन की बात करते हो तो बॉडी खुद थर्मल एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, थर्मल एनर्जी कहीं किसी और जगह से आ रहा है, वो बॉडी पे इंसिडेंट हो रहा है। तो उस इंसिडेंट एनर्जी का कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ वो है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उस इंसिडेंट एनर्जी का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी इंसिडेंट एनर्जी का कितना पार्ट मतलब फ्रैक्शन ट्रांसमिट हुआ होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो अब तक हम लोग जब ये तीनों कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे तो बॉडी इटसेल्फ वाज नॉट जनरेटिंग थर्मल एनर्जी, इट वाज रिसीविंग फ्रॉम सम अदर सोर्स। अब यहाँ पे बॉडी खुद क्या जनरेट कर रहा है? रेडिएंट एनर्जी, मतलब थर्मल एनर्जी, राइट। और मैं कम से कम कल से आज तक 4 से 5 बार बोल चुका हूँ कि कितना थर्मल एनर्जी जनरेट हो रहा है वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है? एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है मतलब। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं या कुछ लॉ ऐसे हैं जो किसी भी बॉडी पे एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन होते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि कौन से लॉ या कौन से पैरामीटर्स दे आर एप्लीकेबल टू एनी बॉडी इन जनरल, एंड देयर आर सम लॉज विच आर एप्लीकेबल ओनली टू ब्लैक बॉडीज इन जनरल। जब तुम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात कर रहे थे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहाँ से आया? इस ग्राफ से। ये ग्राफ किसका था? ब्लैक बॉडी का था। किसका था? ब्लैक बॉडी। किसका था? ब्लैक बॉडी। तो मैं ये बता रहा था कि ये ग्राफ मतलब ये स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी से आया, और तुमने इस ग्राफ से मतलब इस स्पेक्ट्रम से क्या डिफाइन किया? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कौन सी बॉडी के लिए डिफाइंड है? ब्लैक बॉडी के लिए। और हम अब जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करने वाले हैं ये किसी भी बॉडी के लिए चलता है। तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चलता है, किसी भी बॉडी के लिए, नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी इज ब्लैक बॉडी। सिर्फ कंडीशन ये है दैट द बॉडी इज एट सर्टन टेम्परेचर सो दैट इट कैन इमिट थर्मल एनर्जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी
of a body at a temperature, at a given temperature, is defined as the ratio of emissive power of the body to that of emissive power of the black body at the same temperature. मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ. तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कैसे डिफाइन करोगे बताओ. मैंने तो बता दिया, फिर आप बताओ अब हाउ डू यू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. अरे नोट्स में है, पढ़ के बता दो. कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी at a given temperature is the ratio of emissive power of the body to that of emissive power of the black body at the same temperature. Same को underline कर लो, important word है वो. So coefficient of emission of a body at a temperature, at a given temperature is the ratio of emissive power of the body to that of emissive power of black body at the same temperature. ये important है. मतलब basically emissive coefficient of emission is emissive power of the body to that of emissive power of black body. Condition is that they should be at same temperature. करेक्ट. तो हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, एक बॉडी ले लिया, ऑर्डिनरी बॉडी बोलेंगे उसको, और एक बॉडी ले लिया, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलेंगे. तो दोनों को सेम टेम्परेचर पे रख देंगे. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो ऑर्डिनरी बॉडी का कैलकुलेट करेंगे. और एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब कौन, इमिसिव पावर, है ना. तो ऑर्डिनरी बॉडी के यूनिट एरिया में से, यूनिट टाइम में से, मतलब 1 सेकेंड में से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे. दैट इज इमिसिव पावर. हम लोग सेम करेंगे ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन कंडीशन है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, कि कंपैरिजन इज एट सेम टेम्परेचर. तो ब्लैक बॉडी भी सेम टेम्परेचर पे हम चेक करेंगे कि ब्लैक बॉडी में से यूनिट टाइम में से, यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी आ रहा है, मतलब एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. दोनों को क्या ले लेंगे, रेशो. क्या लेंगे, रेशो. उसको क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैंने जानबूझ के वहाँ लिखा नहीं है. लिखा है क्या, देखो नहीं लिखा ना. ये नहीं लिखा क्योंकि आई वॉन्ट यू टू राइट इट नाउ, क्योंकि भूल जाते हैं फिर. तो E इक्वल्स टू कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी and EB is emissive power of black body. गुड. अब जिस बॉडी का मैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर वो बॉडी खुद ही ब्लैक बॉडी हुआ तो इसके आगे लिखा है, फिर नोट्स में मिल जाएगा. आप फॉर अ ब्लैक बॉडी ऐसे लिखा होगा, फॉर अ ब्लैक बॉडी, यू नो, फॉर अ ब्लैक बॉडी E इक्वल्स टू क्या होता है, EB. तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या होगा, E बाई EB, मतलब EB बाई EB मतलब कितना, 1. कितना, 1. तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू 1. सही है, पक्का, श्योर. For an ordinary body, coefficient of emission is E upon EB, where E is emissive power of ordinary body and EB is emissive power of black body. लेकिन अगर मुझे coefficient of emission खुद black body का ही निकालना है तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, EB. तो क्या आएगा, EB by EB that is 1. In general for any body, कोई भी बॉडी हो उसका coefficient of emission 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है. तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1. दिया ना, ऐसा नोट्स में दिया है क्या, है ना. गुड. तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. वन ऑफ दिस इज दिस, इमिसिव पावर
ऑफ ब्लैक बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी, मतलब Eb by Eb दैट गिव्स यू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, कितना आता है 1। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ब्लैक बॉडी भी कितना था 1। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी भी कितना है 1। तो ये दो पैरामीटर फिक्स कर लेना। जहां ब्लैक बॉडी सुना ए और ई की वैल्यू कितनी है, ए और ई की वैल्यू कितनी है 1। गुड। और बाकी सारे बॉडीज के लिए जिसके आगे ब्लैक नहीं लिखा हो, सिर्फ बॉडी बोला हो, मतलब वो ऑर्डिनरी बॉडी होता है, उस केस में ए और ई दोनों की ही वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। गुड। तो ये काम में आएगा पैरामीटर। अब आते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पे। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, और वो किरचॉफ्स लॉ है, उधर किरचॉफ्स लो हो गया, लो, वो लो नहीं है, वो हाई भी नहीं है, वो लॉ है। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन है ना। अब किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन के दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, फिर उसका अल्टरनेट स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो द स्टेटमेंट इज प्रीटी सिंपल। द स्टेटमेंट टेल्स यू दैट ए इक्वल्स टू ई, बस इतना ही है, दैट्स ऑल। यही स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन का। सो इट टेल्स यू at a given temperature the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission। डन है ना, लिखा है, देखो पहला क्या लिखा है, पढ़ो स्टेटमेंट पढ़ो। इट स्टेट्स दैट coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at a given temperature। तो at a given temperature मतलब सेम टेम्परेचर पे, एट अ गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी, द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी is equal to its coefficient of emission, is equal to its coefficient of emission। लेकिन सेम टेम्परेचर पे, हाँ, एट अ गिवन टेम्परेचर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? मैंने कहीं पे भी ब्लैक बॉडी यूज किया का वर्ड नहीं। इसका मतलब ये जो लॉ है ये जनरली किसी भी टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, और ब्लैक बॉडी के तो वैसे भी है, वैसे भी क्यों है। व्हाट इज ए फॉर ब्लैक बॉडी, व्हाट इज ई फॉर ब्लैक बॉडी? तो उधर तो बाय डिफॉल्ट ए इक्वल टू ई है, वो तो है ही ब्लैक बॉडी के, तो ये बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल ही है। अब इसको अल्टरनेट स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन? यू जस्ट डिफाइन ई बाई ई बी, ई बाई ई बी। अब यहाँ पे टोटल 3 पैरामीटर है। देखो याद कैसे रखते हैं ना, दैट इज ऑल्सो समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, दैट हाउ यू रिमेंबर इक्वेशंस और स्टेटमेंट बी इन दैट केस। ये इसमें 3 पैरामीटर है कि नहीं, है ना। इन 3 में से 2 पैरामीटर ऑर्डिनरी बॉडी के हैं और 1 पैरामीटर ब्लैक बॉडी का है। कौन सा ब्लैक बॉडी का है? बराबर, इसको साइड में करो, और जो सेम बॉडी के लिए है उसको एक साइड में करो। तो कहना राइट डाउन ई बी इक्वल्स टू ई बाई ए, ई बी इक्वल्स टू ई बाई ए। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसका इमिसिव पावर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इमिसिव पावर डिपेंड करता है, तुमने बोला सरफेस एरिया पे। हमने कहाँ सरफेस एरिया चेंज किया क्या? नहीं। नेचर ऑफ द बॉडी पे, नेचर ऑफ द बॉडी ब्लैक बॉडी है, हमने कहाँ चेंज किया? नहीं। नेचर ऑफ द सराउंडिंग चेंज किया क्या? नहीं। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। वो तो पहले ही बोल दिया, एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट। तो इमिसिव पावर जिन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता था वो चारों ही कांस्टेंट है, तो इमिसिव पावर भी क्या है? कांस्टेंट है। करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से बन गया अल्टरनेट स्टेटमेंट किसका? किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन का। क्या बोलोगे अब? एट अ गिवन टेम्परेचर the ratio of emissive power of a body to its coefficient of emission is a constant, and that constant is equal to emissive power of black body at the same temperature। हो गया राइट? थोड़ा सा सिर्फ
इंग्लिश आना चाहिए। अभी क्या इंग्लिश आना है, इसमें भी तो सेम चीज़ है, सिंपल है। कैसे डिफाइन करोगे अल्फा स्टेटमेंट, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? एट अ गिवन टेम्परेचर, at a given temperature the ratio of emissive power, the ratio of emissive power of a body, ये तो बोलना जरूरी है, of a body to its coefficient of absorption, to its coefficient of absorption, to its coefficient of absorption is a constant, and that constant is equal to, and that constant is equal to emissive power of black body is equal to emissive power of black body at the same temperature, at the same temperature। हो गया, डन। तो ये था स्टेटमेंट और ये था उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये और ये। अब फिजिक्स में या साइंस में इन जनरल यू हैव टू प्रूव व्हाट यू आर सेइंग। जो तुमने बोला वो तुमको शो भी करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने बोल दिया, मेरे बोलने से नहीं चलता है, तो यू हैव टू ऑल्सो प्रूव। तो लेट अस प्रूव। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर मतलब एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, एक रीजन है जहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एनक्लोजर मतलब एनक्लोज्ड है, सराउंडिंग के साथ इसका लेना देना बंद है। आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको साइंस के लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में बोलते हैं लेना देना बंद है। लेन देन इज नॉट अलाउड, इट विल नॉट गिव आउट एनर्जी, इट विल नॉट टेक इन एनर्जी। थोड़ा सा कोशिश करो दैट यू ब्रिंग all these things in terms of your mother tongue, क्योंकि that becomes easy for you to imagine also। तो I तो try to do this thing always। जो पढ़ना है उसको समझना है, थोड़ा सा समझ लेना क्या बोलना चाहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड क्लोजर, अरे टेम्परेचर कांस्टेंट तब होगा जब हीट ना अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज कट ऑफ। इसको बोलते हो आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? अब इसमें मैंने दो बॉडीज लगा दिए, तो ठीक है, मैं थोड़ा 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 साथ में लिखते जाऊंगा। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू, सो कंसिडर। और जहां जरूरत है मेरे को लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ जरूरत है तो कंसिडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, कुछ तो टेम्परेचर होगा, टी होगा, जो होगा वो होगा। इसमें दो बॉडीज है, इसमें हमने दो बॉडी लगा दिए। एक है बॉडी ए विच इज ऑर्डिनरी बॉडी, दूसरा है बॉडी बी विच इज अ ब्लैक बॉडी। तो हमने यहाँ पे दो बॉडीज लगा दिए। ये हो गया ए विच इज ऑर्डिनरी, और दूसरा है बॉडी बी विच इज अ ब्लैक बॉडी। तो अभी ब्लैक बॉडी को मैं ऐसा दिखाता हूँ, आई विल शो इट लाइक दिस। दिस इज अ ब्लैक बॉडी, ओके। ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी है। गुड। अब ये दोनों बॉडीज के साथ कुछ एसोसिएटेड पैरामीटर्स होते हैं। दो बॉडीज है तो दोनों बॉडी के कुछ पैरामीटर होंगे ना। पैरामीटर जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर एन एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। उसके बाद हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हर एक बॉडी का पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी इमिट हो रहा है वो, तो उसका लिस्ट बना के छोड़ देंगे हम। तो लेट देखो, कुछ पैरामीटर सेम है, कुछ सेम नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच आर सेम, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स विच आर नॉट सेम। तो फॉर एग्जांपल जब मैं ए बोल रहा हूँ, स्मॉल ए कौन होता है, कौन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और जब मैं ई बोल रहा हूँ, ये कौन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन तो बॉडी तो दो थे ना, दो थे कि नहीं? एक था ऑर्डिनरी, एक था ब्लैक बॉडी। तो लिख देता हूं मैं, ए इज ऑर्डिनरी बॉडी,
और V इज ब्लैक बॉडी। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो मैंने A और E डिफाइन किया, ये कौन से बॉडी का किया? ऑर्डिनरी। क्यों? अरे ए और ई की वैल्यू ब्लैक बॉडी के लिए कितनी थी? 1। तो पता ही है 1 डिफाइन क्यों करूंगा फिर मैं? तो दैट इज व्हाई ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, मतलब ऑफ बॉडी ए। और ये हो गया, ये भी आ गया ऑर्डिनरी बॉडी का, ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। क्लियर है तक? पक्का पक्का, श्योर श्योर। कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। इफ यू सी, आई हैव ट्राइड, मे बी आई हैव नॉट, ढंग से नहीं दिखाया, सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन ट्राई तो किया था मैंने कि दोनों का एरिया सेम दिख जाए। तो ठीक है, एरिया सेम है, तो एरिया है सेम। ओके, तो दोनों का एरिया सेम है, तो ए इज एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज, एरिया ऑफ बोथ द बॉडीज। सरफेस एरिया की बात हो रही है, ए एंड बी, ये सरफेस एरिया है, राइट? सेम है, सेम। और Q इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अभी हो गए कंफ्यूज, क्या लिखा देखो, Q अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे ये Q बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा इमेजिन कर लो। अब ऑर्डिनरी बॉडी था, इट वाज एट सम टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी था, इट वाज आल्सो एट द सेम टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर पे क्यों होंगे, उसका भी रीज़न है। एक तो तुम्हारा जो एनक्लोजर है जिसमें दोनों बॉडीज है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, क्यों? उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट? हर जगह पे सेम ही रहेगा। अब ऐसा भी क्यों होगा वो भी समझ लो। जब शुरू में इनिशियली तुमने सिर्फ एनक्लोजर लिया, उसमें कुछ टेम्परेचर था, उसको सिस्टम को सराउंडिंग के साथ आइसोलेट कर दिया। अब तुम ले आए ऑर्डिनरी बॉडी और तुम ले आए ब्लैक बॉडी। तो ये जो सराउंडिंग है और जो बॉडी ए है और जो बॉडी ए है और बी है, मतलब ब्लैक बॉडी है, दे विल एक्सचेंज हीट। कब तक? जब तक दे डोंट रीच अ स्टेट विच इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? द टेम्परेचर सेम एवरीवेयर। तो अजम्पशन यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन डिराइव करते वक्त यहाँ पे अजम्पशन है दैट आपने इन दोनों बॉडीज को कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर में सफिशिएंट टाइम तक रखा है, सो दैट जो भी आपस में या सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करना था वो हो गया। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तुम हर दिन एक्सपीरियंस करते हो। जब तुम बाहर से यहाँ आते हो, क्लास में आके बैठते हो, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, चलता रहता है। थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है? नथिंग। मतलब यू एंड योर बेंच पार्टनर एंड द सराउंडिंग मोर और लेस दे आर एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि जो भी हीट का एक्सचेंज हुआ था वो हो गया। मैं इसलिए स्पेसिफिकली इन समर्स आई टेल यू, आजू बाजू में मत बैठो, क्योंकि अगर किसी और के बॉडी में ज़्यादा हीट है तो हीट विल फ्लो फ्रॉम दैट बॉडी टू यू, तुमको भी गर्मी लगेगी। जबकि तुम पहले से आके बैठे थे, यू वर लाइक कंफर्टेबल विद द सराउंडिंग, एम्बियंट टेम्परेचर था। फिर कोई दोस्त आया बाहर से, हाँ इधर बैठ इधर बैठ, मैं तो उल्टा करता था, बैठने का नहीं, उधर जा, क्योंकि उसकी बॉडी जो हीट रिलीज करेगी वो सीधा मेरे पास आ रहा है। अब वो मैं नहीं कर रहा ना, वो साइंस कर रहा है, हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करेक्ट? तो हमने जब सफिशिएंट टाइम दे दिया तो ये एंक्लोजर बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। तो तुमको चाहिए तो तुम लिख दो T is the temperature of enclosure, which also means that T is the temperature of body A and body B. अब ये Q क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये समझना चाहिए। When you say कि A and B are in thermal equilibrium, मतलब they are at same temperature, it does not mean कि they are not emitting heat. Same with your situation. थोड़ी देर के बाद
तुम और तुम्हारा बेंच पार्टनर यू बोथ फील कंफर्टेबल, इसका मतलब ये तो नहीं है कि योर बॉडी इज नॉट रिलीजिंग हीट, योर बॉडी इज स्टिल रिलीजिंग हीट एंड योर बेंच पार्टनर्स बॉडी इज ऑल्सो रिलीजिंग हीट। लेकिन हुआ क्या, योर बॉडी विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे भी दिस बॉडी ए और दैट बॉडी बी विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ए ने रिलीज किया तो किस पे इंसिडेंट होगा, बी पे, बी ने किया तो किस पे होगा। तो सेम आपके केस में भी हो रहा है, यू आर रिलीजिंग, योर पार्टनर इज बेसिकली एब्जॉर्बिंग इट, मतलब उसके बॉडी पे इंसिडेंट हुआ। तो ये वो क्यू है, क्या लिखा है देखो, क्या बोला है, एनर्जी, थर्मल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑन बोथ बॉडीज। मतलब दोनों बॉडीज के यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, क्यू। ये इमिसिव पावर नहीं है, इमिसिव पावर इज द एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये एनर्जी इंसिडेंट है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब थोड़ा सा इस पिक्चर को और एक्सपांड करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि आफ्टर अ वाइल you and your bench partner both are at same temperature because you are in a state of thermal equilibrium now, right? इसका मतलब क्या होता है, जितना एनर्जी आपके बॉडी ने रिलीज किया उतना ही एनर्जी आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब भी कर लिया। क्योंकि अगर आपका बॉडी एनर्जी से रिलीज करता जाए तो आपको ठंड लगेगी, ठंड लगते जाएगी, और से रिलीज हो रहा है तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, बिकॉज देयर विल कम अ स्टेट जहाँ पे तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर विल गो इन नेगेटिव, बर्फ जम के मर गए। अदर वे राउंड, अगर तुम्हारा बॉडी सिर्फ हीट एक्सेप्ट कर रहा है तो भी नहीं जिंदा रह पाओगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों बॉडीज के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। तो दोनों बॉडी के लिए एक एक करके अप्लाई कर लो। तो इसके बाद सी द वे ऑफ राइटिंग शुड बी सो सिस्टमैटिक कि तुम भी मत कंफ्यूज हो, एग्जामिनर को भी मत करो। तुमने टाइटल डाल दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, फॉर्मूला बना लिया, अल्टर स्टेटमेंट लिख दिया, डायग्राम दे दिया, सारे पैरामीटर बता दिए कि ये हमको यूज करना है। अब दो केसेस बनेंगे इसके आगे, एक होगा ब्लैक बॉडी के लिए, एक होगा ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। तो ब्लैक बॉडी के लिए और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ब्लैक बॉडी के लिए और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, दोनों के लिए एक चीज है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि दे आर इन अ स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो दोनों केस में ये सेम ही है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उतना ही एनर्जी रिलीज भी हो गया। तो टेम्परेचर ना बढ़ा ना कम हुआ दोनों केस में। बट इसके आगे के इक्वेशन थोड़े थोड़े अलग बनते हैं। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन बोथ द बॉडीज, क्यू, करेक्ट। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम। मैंने बोला पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ, यूनिट एरिया में मतलब पर मीटर स्क्वायर में। चलो इसको मैं सीधी भाषा में बात करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 20। और मैंने तुमको बोल दिया कि यूनिट एरिया पे मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हुआ। तो टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट हुआ? 20 क्यू। तो उसी को इधर बता दो ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। व्हाट इज टोटल एरिया? ए। व्हाट इज टोटल एरिया? लिखा है ना यहाँ पे, ए, बराबर, करेक्ट। और ये कौन सा बॉडी है? ब्लैक बॉडी। जितना आता है पूरा रख लेता है। इसका ए की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। इसलिए लिखा क्या यहाँ पे? नहीं लिखा, इसलिए लिखा नहीं क्योंकि 1 है, बराबर। यहाँ पे सेम चीज ऑर्डिनरी बॉडी के लिए कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ? क्यू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो टोटल कितना इंसिडेंट हो गया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी ऑर्डिनरी है, ये पूरा नहीं रखता, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिसाइड करेगा, इसलिए ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इक्वल टू amount of energy released. How do you calculate what is the amount of energy released? You remember what was this? Emissive power. What is the definition of emissive power? Amount of energy released per unit time per unit surface area. तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ पर यूनिट सरफेस एरिया, तो टोटल एरिया में से कितना इमिट हुआ? A इंटू EV। तो क्या आ गया? Q इक्वल्स टू EV, इक्वेशन नंबर 1। हाउ अबाउट दिस? E इंटू कैपिटल A, तो एमिसिव पावर इंटू एरिया, राइट? पक्का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का यहाँ कोई काम ही नहीं है। दिस इज द एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दिस इज टोटल एनर्जी रिलीज फ्रॉम द बॉडी। तो अब ए क्या हो गया? कैंसल। तो ए क्यू इक्वल्स टू क्या आ गया? ई, इक्वेशन नंबर। लेकिन इक्वेशन 1 के हिसाब से क्यू क्या है? ई भी है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 2 था ए क्यू इक्वल टू ई, लेकिन 1 था क्यू इक्वल टू ई बी, राइट? तो व्हाट इज ई बी? ई बाई ई। देखो ये वाला प्रूव हो गया, हेंस प्रूफ। ये हो गया ना प्रूफ? यस। या तो यहां तक आके रुक जाना, बोलना हाँ हमने शो कर दिया, हो गया। या फिर दूसरा काम क्या करोगे पता है? ए को यहाँ रखा था, सिर्फ ई बी को वहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब ए इक्वल्स टू ई अपॉन ई बी। लेकिन व्हाट इज ई अपॉन ई बी बाय डेफिनेशन? स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो ए इक्वल टू ई, हेंस प्रूफ। तो तुमने ये दोनों ही स्टेटमेंट प्रूव कर दिए। हो गया? पक्का? सिंपल था। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ नहीं है। आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन से भी बताता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी, मतलब ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लॉ है। गुड। ब्लैक बॉडी के लिए तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, क्योंकि ए और ए की वैल्यू 1 होती है उधर। गुड। देन इसी का अल्टरनेट स्टेटमेंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी to its coefficient of emission is a constant and that constant is equal to emissive power of the black body at the same temperature। फिर हमने कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर लिया, उसमें 2 बॉडीज लिए, ऑर्डिनरी बॉडी और दूसरा लिया ब्लैक बॉडी, करेक्ट? ए इज ऑर्डिनरी बॉडी, बी इज ब्लैक बॉडी। देन हमारे पास जो ऑर्डिनरी बॉडी था ए, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है स्मॉल ए, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है स्मॉल ई, एरिया दोनों का सेम है ए और ए। Q is the energy incident per unit time per unit area। तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे कितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ दोनों बॉडीज पे? Q। दोनों में एनर्जी इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है? पहला बॉडी जो रिलीज कर रहा है वो दूसरे पे जा रहा है, दूसरा जो रिलीज कर रहा है वो पहले पे आ रहा है। बाकी तो कोई है ही नहीं ना, करेक्ट? बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। वेरी गुड। तो T इज टेम्परेचर ऑफ एनक्लोजर। फिर यहाँ से 2 केसेस बना देने, एक ब्लैक बॉडी का और एक ऑर्डिनरी बॉडी का, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है जहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज तब नहीं होता जब एक बॉडी के पास अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट सेम रहे, और अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट सेम तब होता है जब जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उतना का उतना एनर्जी रिलीज हो गया। ओनली देन इट बिकम्स कांस्टेंट, है ना? आपको भी आपका बैंक बैलेंस कांस्टेंट रखना हो तो जितना आया उतना देना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू शुड थिंक, है ना? इसका जो बैंक बैलेंस है इसका हीट बैलेंस है, तो वो रखना है कांस्टेंट। तो बाहर से आ रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बोला ठीक है नहीं मेरे को नहीं चाहिए तो ले ले। तो यहाँ पे जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ उतना रिलीज हो गया। एनर्जी एब्जॉर्ब कितना है ब्लैक बॉडी के केस में? ए क्यू। रिलीज कितना है? ए इंटू ई बी। तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया? ई बी। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि एक एक्स्ट्रा स्मॉल ए आएगा, क्योंकि जितना एनर्जी ऑर्डिनरी बॉडी पे इंसिडेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता है। वो कितना एब्जॉर्ब करता है कौन डिसाइड करता है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
तो यहाँ पे सिर्फ ए फैक्टर एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ईबी की जगह पे ई है, डन। इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे देन यू हैव डिराइव्ड किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। हो गया? पक्का पक्का, श्योर श्योर, क्लियर। तो अभी हम आ गए हमारे लास्ट बट वन टॉपिक, दैट इज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन और और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ध्यान होना चाहिए पूरा। तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको क्या बताता है? इसका स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला उसने, देखो। इट स्टेट्स दैट amount of radiant energy emitted per unit time per unit area is by a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। it states that the amount of radiant energy emitted per unit time per unit area per unit surface area, of course। सबसे पहले एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब कौन? एमिसिव पावर। तो सिंपल भाषा में बोलने गए तो इट स्टेट्स दैट द एमिसिव पावर किसका? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू what? Fourth power of its absolute temperature। fourth power of its absolute temperature सिंपल, गुड। और एक चीज इंपॉर्टेंट दूसरा ये है, एक तो बता दिया एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब इमिसिव पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लैक बॉडी के लिए है। तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन ओरिजिनली is for black body, Newton's law of cooling is for any body। क्योंकि गड़बड़ होगा आगे, तुमको अगर ये नहीं समझ में आया कहाँ न्यूटन्स लॉ लगाना है, कहाँ पे स्टीफन्स लॉ लगाना है, जहाँ लगाना था न्यूटन्स लॉ वहाँ लगा के आ गया स्टीफन्स लॉ, जहाँ लगा था स्टीफन्स लॉ वहाँ लगा के आ गया न्यूटन्स लॉ, गए। और जानबूझ के ऑप्शन में ऐसा दो ऑप्शन दे ही होते हैं कि तुमने अगर न्यूटन्स लॉ की जगह पे स्टीफन्स लॉ लगा दिया तो आंसर मिलना चाहिए तुमको, तो जानबूझ के होता है वो, तो ध्यान देना आप। इमिसिव पावर मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देयरफॉर आई कैन से EB इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। करेक्ट, यही स्टेटमेंट है। रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मतलब इमिसिव पावर किसका? ब्लैक बॉडी का। किसका? ब्लैक बॉडी का। इसलिए EB इज प्रोपोर्शनल टू T पावर 4। तो जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यू राइट डाउन अ कांस्टेंट वेयर दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज सिग्मा व्हिच इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टीफन्स कांस्टेंट, दैट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। अभी जो सिग्मा है ये होता है EB बाई T पावर 4। अब जब तुम इसके ऐसा यूनिट वर्कआउट करोगे स्टीफन्स कांस्टेंट के ऐसा यूनिट, इमिसिव पावर is energy emitted per unit time per unit surface area और temperature raised to 4, तो केल्विन पावर 4 है क्या? ऐसा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज्ड टू 4 है ना, होगा ही, होना ही वाला है क्या? व्हाट इज जूल पर सेकेंड? वैट। तो या फिर आप इसको बोल सकते हो वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज्ड टू 4, ऐसा यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू भी दी है, आई डोंट रिमेंबर द वैल्यू रियली, 5 पॉइंट समथिंग, 5.67 into 10 raised to -8, ठीक है, -8 ऐसा यूनिट्स मतलब वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज्ड टू 4। करेक्ट। तो बहुत सिंपल है, इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एमिसिव पावर, तो एमिसिव पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी पावर 4, दैट सम कांस्टेंट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट, और ये जो स्टीफन्स कांस्टेंट है इट इज ईबी बाई टी रेज़ टू 4। ईबी होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर होता है केल्विन में, केल्विन रेज़ टू 4। इसकी वैल्यू आती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ हो गया। तो ओरिजिनली स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन कौन सी बॉडी के लिए है? ब्लैक बॉडी, यस करेक्ट, लेकिन हम इसको ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी बना सकते हैं। तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी कैसे बना सकते हैं? इट्स टू सिंपल, टू सिंपल। डू यू रिमेंबर दिस? अभी याद के रखना है, अभी तो देखा, याद है ना ये पक्का, बट डू यू ऑल्सो रिमेंबर दिस? So therefore you have EB equals to capital E by small e। इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, therefore from equation number 1 and 2 you have EB। what is EB? अरे EB क्या है? ये EB क्या है? E by small e sigma t power 4, तो E is small e sigma t power हो गया। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर आपको चाहिए तो सिर्फ एक ई एक्स्ट्रा लगाओ, ये बी गायब करो और सिग्मा के बाजू में कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन लगाओ। अब उसकी भी जरूरत नहीं थी, मतलब कि ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? अरे यहाँ पे ना कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन पहले से ही बैठा है, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए उसकी वैल्यू कितनी थी इसलिए लिखा नहीं था। तो जिस बॉडी के लिए 1 नहीं है वहां पे लिखना पड़ेगा। हो गया पक्का? श्योर श्योर। अब ये जो हमने स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन का स्टेटमेंट बोला, डिड यू एनीवेयर मेंशन व्हाट इज द सराउंडिंग? नथिंग। मतलब तुमने यहाँ पे सराउंडिंग को कंसिडर करना भूल ही गए। पर होता ऐसा है अभी यूनिवर्स, क्योंकि देखो ये ब्लैक बॉडीज ना, ये सारे के सारे स्टार्स की बात हो रही है, दिस आर ऑल स्टार्स, ब्लैक बॉडीज स्टार्स। तो यूनिवर्स में जो सराउंडिंग, हर एक स्टार के बाजू का जो रीजन है सराउंडिंग है, इट इज नॉर्मली एट अ वेरी लो टेम्परेचर। यू नो व्हाट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स, जैसे अभी अपनी सिटी में बहुत गर्मी होती है, हम बोलते हैं अरे आज 46 हो गया, 46। पूरे इंडिया का अगर तुम एवरेज कर लोगे तो 46 थोड़ी बैठेगा, इट विल बी एनी अराउंड 35 36। वैसे पूरी दुनिया को कर लोगे तो भी एवरेज उतना नहीं बैठेगा, राइट? तो पूरे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर होता है अराउंड 3 केल्विन। कितना? 3 केल्विन, रफली 3 केल्विन। तो ये जो स्टार्स है उनका नियरेस्ट रीजन में कौन है? नथिंग, एम्प्टी यूनिवर्स। तो जब तुमने ये लॉ बनाया तो ये लॉ स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो था, इट वाज अज्यूमिंग, क्योंकि ये स्टार्स के लिए है, ब्लैक बॉडीज के लिए, अज्यूमिंग कि सराउंडिंग इज एट वेरी लो टेम्परेचर, या तो सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, विच इज ट्रू एट द स्केल ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि स्टार्स के बाजू में जगह ही जगह है, बहुत सारी खाली जगह है, कुछ नहीं है, राइट? लेकिन अगर हमने ब्लैक बॉडी को एक सराउंडिंग में रख दिया जिसका टेम्परेचर हो T0, कितना हो? T0, तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लिखा है ना, छोटा सा टाइटल है, सब टाइटल है, ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग। तो ब्लैक बॉडी को अगर हमने एक सराउंडिंग में रख दिया, ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग, तो यहाँ पे अभी सराउंडिंग की बात हो रही है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो T इज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, and T0 is the temperature of surrounding, temperature of surroundings। तो अब what is the emissive power? जैसे तुमने पहले बोला emissive power is proportional to T power 4, मतलब EB equal to sigma T power 4। अब होगा क्या? अब यहाँ पे जो नेट इमिसिव पावर होगा, क्या? नेट मतलब रिजल्टेंट, दैट नेट इमिसिव पावर इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू, पता है क्या होगा, सिग्मा टी पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट पावर 4। ये आ जाएगा सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है, चलो बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। जिस बॉडी के पास टेम्परेचर हो वो क्या इमिट करता है, रेडिएंट एनर्जी। तो जो ब्लैक बॉडी था उसका टेम्परेचर कितना था, टी, उसने कितना एमिसिव पावर रिलीज किया, मतलब कितना उसका एमिशन था, सिग्मा टी पावर 4, बराबर, करेक्ट, राइट, सिग्मा टी पावर 4 था। जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग उसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट। तो सराउंडिंग में ही क्या रिलीज करेगा, एनर्जी करेगा ना। उसने कितना किया सराउंडिंग में, सिग्मा टी नॉट पावर 4, सिग्मा टी नॉट पावर 4। ब्लैक बॉडी ने कितना रिलीज किया, सिग्मा टी पावर 4। सराउंडिंग ने कितना रिलीज किया, सिग्मा टी नॉट पावर 4। तो जो सराउंडिंग ने रिलीज किया किसके पास आया, किसके पास आया, ब्लैक बॉडी के पास। तो व्हाट इज द नेट लॉस ऑफ एनर्जी, नेट एमिसिव पावर मतलब नेट लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जितना रिलीज किया माइनस जितना एब्जॉर्ब किया। कितना रिलीज किया, सिग्मा टी पावर 4, और एब्जॉर्ब कितना किया, क्यों किया, क्योंकि सराउंडिंग ने इतना रिलीज किया था। तो सराउंडिंग में रिलीज किया तो जाएगा किसके पास, ब्लैक बॉडी के पास, है ना। तो व्हाट इज द नेट लॉस ऑफ एनर्जी, सिग्मा टी पावर 4 माइनस सिग्मा टी नॉट पावर 4। उसको नेट इमिसिव पावर बोलते हैं, राइट। अगर ब्लैक बॉडी एक सराउंडिंग में होगा तो सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 हो गया। इसी को अगर तुम ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिख दो, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी, कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। मैंने बताया था, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई से, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया ई सिग्मा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। ये आ गया नेट लॉस ऑफ एनर्जी या नेट एमिसिव पावर फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी। नोटेशन में भी आई हैव गिवन डिफरेंट, आई डोंट रिमेंबर, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है तो ठीक है, गुड, यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। देन वी मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लास्ट ईयर ना ये टॉपिक मैंने सर्दियों में पढ़ाया था, विंटर्स, तो ज़्यादा अच्छे से समझता था, अभी भी समझ जाएगा। यू कैन इमेजिन थिंग्स अराउंड यू। सर्दियों में नॉर्मली वी टेक बाथ फ्रॉम विथ हॉट वाटर, जितना गर्म पानी उतना जल्दी ठंडा होता है। फिर हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि अरे गर्म पानी में, गीज़र में से गर्म पानी आता है ना, वाटर गीज़र या फिर जो भी होगा, सोलार होगा तो सोलार, ऐसा बोलते थे कि दूसरा नलका भी चालू कर। आई यूज्ड टू थिंक दूसरा नलका से ठंडा पानी आ रहा है, व्हाई दे आर टेलिंग मी टू मिक्स हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो नॉर्मली जब आप हॉट वाटर को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करते हो तो एवरेज टेम्परेचर इज एट द लोअर साइड ना। गर्म पानी में ठंडा मिक्स कर रहे हो तो वो ल्यूक वार्म बन गया, राइट। तो नेट इफेक्ट ये होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द सराउंडिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, उतना ही जल्दी कूलिंग होता है। क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ पे 5-6 डिग्री तक तो हो ही जाता है, और हमको आदत है 70-80 डिग्री का गर्म पानी करके नहाने की। यू सी 5 डिग्री सराउंडिंग टेम्परेचर एंड 75 इज ऑफ वाटर, 70 डिग्री का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर, उतना ही फास्ट कूलिंग होता है। उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, करेक्ट। इसलिए हमारे पेरेंट्स मे बी दे डोंट नो साइंस, बट सी इट इज सो इंटरेस्टिंग कि दे आल्सो अंडरस्टैंड साइंस विदाउट नोइंग कि दिस इज साइंस। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करो, क्योंकि 75 डिग्री के टेम्परेचर को तुमने ठंडा पानी मिक्स करके 60 पर ला के रख दिया। अब जो कूलिंग का रेट है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब बॉडी एक सेकेंड में कितना हीट लॉस कर रहा है, वो कम हो जाएगा। मतलब वो जो पानी है अब ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगा, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसको सिर्फ अभी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। इट टेल्स यू दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मैंने टेम्परेचर नहीं बोला, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी बाद में आएगा। तो इट स्टेट्स दैट
it states that the rate of loss of heat, the rate of loss of heat, right, is directly proportional to, of course, rate of loss of heat from a body. Body ही loss करेगा ना, from a body is directly proportional to, is directly proportional to, अभी मैंने बताया, directly proportional to difference in the temperature of body and the surroundings. उतना फास्ट कूलिंग होगा, फास्ट कूलिंग मतलब उतना ज़्यादा लॉस ऑफ हीट होगा which is proportional to difference in the temperature between body and the surrounding, body and the surrounding. सिर्फ ये लिखते वक्त थोड़ा अलग लिखते हैं, वो बोलते हैं the rate of loss of heat from a body is directly proportional to excess of temperature of the body over the surrounding. Excess of temperature of the body over the surrounding, of the body over the surroundings. मतलब वही है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी बताया था 75 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड 5 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. So what is the difference? 70. Right? How much is the extra temperature of the body with respect to surrounding? 70. 70 है ना extra temperature, है ना? So rate of loss of heat is directly proportional to the difference in the temperature of the body and the surrounding. मतलब ही है it is the excess of temperature of the body over the surrounding. तो तुमने अगर लिख दिया ना, it states that the rate of loss of heat from a body is directly proportional to difference in temperature of the body and the surrounding. एक ही बात है, मार्क्स मिलने वाले हैं. ऐसा भी लिख दिया, it is directly proportional to excess of temperature of the body over the surrounding, तो भी मार्क्स मिलने वाले हैं. सिर्फ ये एक्सेस को, ये एक्सेस मत लिख देना. ये एक्सेस का मतलब होता है द पावर टू यूज समथिंग. मेरे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है, मतलब यू कैन यूज लाइब्रेरी. और ये एक्सेस का सुजुकी एक्सेस भी होता है. तो आई डोंट थिंक दैट यू विल राइट सुजुकी एक्सेस, यू विल राइट डाउन एक्स्ट्रा. तो देयरफॉर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब एक सेकेंड में बॉडी ने कितना हीट रिलीज कर दिया. रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट इज क्यू, और रेट जहां भी रेट ऑफ लिखा हो फिजिक्स में तो दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक सेकेंड में बॉडी ने कितना हीट रिलीज कर दिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग. एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग, वेयर थीटा इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी and theta naught is temperature of surroundings. Is that clear? The rate of loss of heat is directly proportional to excess of temperature of the body over its surroundings. पक्का? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dq by dt is equal to some constant. एक constant को तुमको जो नाम देना हो दे दो. तुमको लगता है मुझे मेरे नाम का इनिशियल लिखना है, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. गुड. इक्वेशन 1. बट डू यू रिमेंबर हीट इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड, और अभी 12th स्टैंडर्ड में मैंने अभी बताया था 2 दिन पहले, MST मतलब MS थीटा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को मैं T से नहीं थीटा से नोट कर रहा हूँ. नाउ इफ आई टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट. देखो मास तो बॉडी का जितना उतना ही रहने वाला है ना, टेम्परेचर कुछ भी हो, मास चेंज होगा क्या? नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ लिक्विड व्हिच कैन इवापोरेट. तो अज्यूमिंग इट इज नॉट इवापोरेटिंग, द मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. वाटर तो वाटर रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना वो H2O का CO2 हो गया गर्म करने के बाद, ऐसा होता है क्या? नहीं. तो स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट. तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर. तो M और S को डेरिवेटिव में से बाहर निकाल दिया, तो ms d थीटा बाई dt. अब ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया. so therefore from equation number 1 and 2 you have dq by dt equals to ms d theta by dt equals to c theta minus theta naught. So therefore you have d theta by dt, d theta by dt, ms को शिफ्ट कर दो तो c by ms theta minus theta naught.
C कांस्टेंट, M कांस्टेंट, S भी कांस्टेंट है, पूरा ही कांस्टेंट, मतलब d थीटा बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। ये उसका अल्टरनेट स्टेटमेंट बन गया। यहाँ पे तुम बोल रहे थे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो लिखा था dq बाई dt, यहाँ पे तुम लिख रहे हो d थीटा बाई dt, मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो दिस इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या आएगा? द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम अ बॉडी, the rate of fall of temperature of a body, the rate of fall of temperature of a body is is directly proportional to, is directly proportional to किसको? To excess of temperature of the body over its surroundings, of the body over its surroundings, मतलब difference of temperature between the body and the surroundings। हो गया क्लियर? डन? पक्का? So that marks the end of radiation part of this chapter and the end of theory part of this chapter. So we'll stop here for today.